नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे और इस बार 2 से 22 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर के मंथन हुआ। प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक 7 मार्च को बजट पेश होना था, लेकिन अब ये 8 मार्च को होगा। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहले सत्र की शुरुआत 2 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, फिर 3 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 4 मार्च को वोटिंग ऑन मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाएगा। इसके बाद 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा का बजट पेश करेंगे। अब हरियाणा का बजट पेश होने के 1 सप्ताह के अंतराल के बाद 14 मार्च से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। इस दौरान बजट का विश्लेषण करने के बाद बजट पर चर्चा होगी। वहीं 21 और 22 मार्च को अन्य बचे हुए मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और फिर 22 मार्च को ही सत्र का समापन होगा। तो विधानसभा का बजट सत्र किस तरह का रहेगा, यह हम आपको ग्राफिक के जरिए भी बता रहे हैं। 8 मार्च के बाद 14 मार्च को सदन की कार्रवाई एक बार फिर से होगी, जिसमें बजट को भी आकलन करने के बाद उस पर चर्चा की जाएगी। तो 8 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट सत्र में पर्याप्त समय रखा गया है। इस बार 73 विधायकों और मंत्रियों को किसी न किसी कमेटी में रखा गया है। विधायकों और मंत्रियों से लिखित में सुझाव भी मांगे गए। सत्र को प्रारंभ करने की तिथि जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। राज्यपाल महोदय का उस दिन अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा। और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4, उसके बाद 7 ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके बाद 14 तारीख तक अर्थात 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन कमेटियों के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं, एडॉक कमेटीज़, जो इस बजट के ऊपर सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे और अपने कुछ सुझाव देंगे। ये पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे पार्लियामेंट में ये होता है, विधानसभा में पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि सभी विधायक किसी न किसी कमेटी में बैठ करके अपने अपने सेक्टर के हिसाब से वो अपने कुछ सुझाव देंगे। उन सुझाव के ऊपर भी विधानसभा में रखे जाएंगे, चर्चा होगी। जो सुझाव मानने लायक होगा ज़रूर उसमें माना जाएगा और उसमें विषय इतना ही रखा जाएगा कि जो एस्टिमेट्स हैं उसका जो कुल एस्टिमेट जिस सेक्टर का बनाया गया है वो सारे सुझाव उसके अंदर ही होने चाहिए। उसमें हेड्स के अंदर कम ज़्यादा करने का सुझाव वो दे सकते हैं, किसी में कम करना है, किसी में ज़्यादा करना है। टोटल बजट के जो आंकड़े हैं वो वही रहेंगे और इसके बाद 17, 15, 16, 17 3 दिन नहीं 14, 15, 16 3 दिन चर्चा होगी बजट के ऊपर और इसके बाद 18, 19 ये छुट्टी रहेगी, 20 भी छुट्टी रहेगी। 21 और 21 तारीख को चर्चा का एक प्रकार से समापन होगा। 22 तारीख को जो विधायी कार्य होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास होगा। तो 22 तारीख तक ये बजट सत्र समाप्त होगा। बढ़ाई जा सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। देखिए, क्योंकि बीएससी की रिकमेंडेशंस सत्र में रखी जाती हैं विधानसभा में और विधानसभा में कोई सुझाव इस प्रकार का आए, कहीं लगता है कहीं सदस्यों को कि कोई समय कम है, तो उसके हिसाब से स्पीकर साहब प्रपोजल रखते हैं और विधानसभा में उसका प्रदान किया जा सकता है। लेकिन हमने सारी चर्चा करने के बाद ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई अब शेष बचेगा समय, यानी कोई गुंजाइश, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं। उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय रखें। तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की बात कही और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरी तैयारी है कांग्रेस में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं,
बीएमबी का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप बीबीएमबी मेंबरशिप का है। फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं, हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, कुछ 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। दो तारीख को 11 बजे है। नहीं, शेड्यूल में ये कहा है ना, मेरा ये कहा है कि भाई जरूरत पड़ने पे और बढ़ाएंगे, हाउस से देखना। और चलिए आज की बड़ी बहस के सवाल पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला और अहम यही है कि बजट सत्र को लेकर के आखिर सरकार कितनी तैयार है या सरकार की तैयारियां आखिर कितनी हैं। बड़ी बहस का दूसरा सवाल यह है कि आखिर इस सत्र में विपक्ष की क्या रणनीति है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष किन मुद्दों को उठाने वाला है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि बजट से आखिर लोगों को कितनी उम्मीदें हैं और क्या उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा। ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों ही सवालों के साथ आज के इस बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। रजत मंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत मंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और अजय राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय राय जी, आपका भी स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपसे शुरुआत करूंगा। किस तरह से देखा जाए, एक बार तो ये जो बजट सत्र है उसको लेकर के आपकी टिप्पणी, और दूसरा ये है क्योंकि बजट को लेकर के भी लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये बजट और किस तरह से आप लोगों ने लोगों की जो जन भावना है उसका ख्याल रखा है इस बजट के अंदर, आपकी टिप्पणी इस पर भी मैं चाहूंगा। देखिए, धन्यवाद। आज हम सब साल भर के लिए जो बजट तय होता है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सबको इस दिन का इंतजार होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस कार्यकाल में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था ये रखी है कि पार्टी के कार्यकर्ता से लेके, उद्योगपति से लेके या सामान्य जनता के सुझाव लेने की परंपरा शुरू की है। उससे आम आदमी को लगता है कि मेरे सुझाव वहां क्रियान्वित होंगे और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां सामान्य लोगों के द्वारा भी जो सुझाव रखे गए हैं उनको क्रियान्वित करने का भरसक प्रयास किया है। और मैं तो इस बात पर आश्वस्त हूं कि पार्टी फोरम पर भी बहुत से कार्यकर्ताओं के सुझाव के लिए आमंत्रित किए थे। एक बैठक स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओमप्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में सब लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। खेती से लेके, कृषि से लेके, स्वास्थ्य से लेके, स्वच्छता से लेके, रोजगार और उद्योगों के प्रति सब लोगों ने अपने अपने विषय रखे हैं और आप बाकी सब लोगों ने भी इसमें सुझाव रखे हैं। तो मुझे लगता है कि हम कोरोना की इस महामारी चपेट से जैसे उभर गए, ऐसे हम अब अपनी इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में हरियाणा के लिए एक जो विशेष अवसर देखने को मिलेगा, विकास का जो मॉडल खड़ा होगा वो इस दिशा को तय करेगा। और मैं समझता हूं कि सामान्य जन भावनाओं का इसलिए ध्यान रखा जाएगा और पूरी तरह आश्वस्त हम इस सब लोगों के सुझाव बड़े बारीकी से और ध्यान से लिए गए हैं। तो बजट बनाते समय उन सब सुझावों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। संजीव जी, विपक्ष की रणनीति क्या है और इसके अलावा जो अभी बातें यहाँ पर कही गई सत्यव्रत शास्त्री जी की तरफ से, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। आयुष जी, जो ये बजट आपका 8 मार्च को रखा जाएगा, इसके लिए आपको पूरी डिटेल में हमारे नेता विपक्ष हुड्डा साहब ने प्रेस के जितने भी बंधुगण थे सबको बताया है कि भाई ये मुद्दे रखेंगे और अनेकों अनेक मुद्दे हैं जो मैं कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत, मेरी पार्टी का जो राय है, इस बजट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स, कोई अगर डॉक्टर्स की संख्या कम है उनका प्रावधान करने के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट करने के लिए ध्यान दें, टीचर्स की शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। जो जो कमियां शिक्षा के क्षेत्र में हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, फिर जो कमियां इस तरह से आई हुई हैं कि आप देखें इस मौजूदा सरकार के अंदर 7 साल में हमारा कर्जा जो बढ़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा,
लगभग 2.5 लाख करोड़ के करीब वो कर्जा हो गया। बार बार ये कहते हैं कि बिजली का हमने जोड़ दिया 29-30 हजार करोड़, लेकिन फिर भी वो डबल से ज्यादा हो गया। उस कर्जे को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उसका प्रावधान किया जाए। फिर प्रीवियस जो इनके 6-7 बजट हुए हैं मौजूदा सरकार के, आप देखें बहुत सा पैसा, बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि कागजों में ही रह जाती हैं, उनका पैसा भी कागजों में रह जाता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कागजों में रह जाती है। तो इस बजट के अंदर मेरी पार्टी की राय से या हमारे शीर्ष नेताओं की राय से इस तरह का प्रावधान हो, जो भी बजट के अंदर चीजें रखी जाएं या निर्धारित की जाएं वो 1 साल के अंदर हो, घाटा ज्यादा बढ़े ना, कर्जा ज्यादा बढ़े ना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में या जिस तरह से हमारी मातृशक्ति, आंगनवाड़ी वगैरह जो वादा करने के बाद भी विधानसभा में वो सड़कों पे अपनी छोटी छोटी डिमांड्स लेकर बैठी हैं, इन सब चीजों को, और भी टीचर्स भी बैठे हैं, दुनिया भर के लोग हैं। बाकी तो देखें 2 तारीख से स्टार्ट होगा तो 8 तारीख तक सबकी राय होंगी जी। इस वक्त बहुत प्री मेच्योर स्टेज है कोई बात पूरी विश्वास से कहने की, लेकिन ये सामने पब्लिक के और आपके और मेरे साथियों के सामने जो मुद्दे हैं इन पे तो बहस होनी चाहिए और होगी भी। पंजेटा जी, आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। एक तो विपक्ष की रणनीति क्या है और दूसरा जो बात अभी सत्यव्रत शास्त्री जी ने कही उस पर भी। जी आयुष जी, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल इस बात के लिए जानी जाती है और हमने हर एक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो अनछुआ हो। हमने बहुत सी हर मुद्दों के ऊपर कॉलिंग अटेंशन लगाई है, बहुत सी हमारी नामंजूर भी हुई है और चाहे हमारा और कई हमारी जो है वो शिफ्ट भी हुई हैं। तो ज्यादातर इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि कोरोना काल रहा है, जिस तरीके से हमारी पूरे देश की इकोनॉमी हो चाहे प्रदेश की हो, वो हिट जरूर करी थी, लेकिन उसके बाद सरकार को ये देखना होगा, खासकर कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हरियाणा की 70% आबादी कहीं ना कहीं कृषि से, तो कृषि में क्या सरकार अभी देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हम 8 मार्च को देखेंगे कि वो कृषि के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हरियाणा के लिए, और अब देखें अगर हरियाणा का कृषि की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी की भी मार है, कहाँ पे राहत मिलती है किसान को मुआवजा जो है, मुआवजे के ऊपर किसान जो अभी आपने देखा कि इस तरह लोहारू में भी ओलावृष्टि हुई और ये जो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है लगी लगाई, इसके ऊपर हम कई डिबेट्स में लेंथ पे चर्चा कर चुके हैं, तो ज्यादा मैं डेप्थ से दोबारा से उन बातों को नहीं दोहराना चाहूंगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर के ऊपर बेरोजगारी को लेके जो आज प्रदेश का हाल है, फिर बेरोजगारी के बाद अगर हम देखें तो जो अगर डोमिसाइल का सरकार ने जो 5 साल किया है, तो आप ये देखिए उससे कितना ज्यादा और एक तरीके से जो है वो आर्थिक जो संकट आएगा वो भर के आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर नौकरियां लिमिटेड हैं और डोमिसाइल की आप वो करते हैं तो कम करते हैं, तो हरियाणा के हर एक जो भी सरकार की वो पॉलिसीज हैं उसमें फिर एक तरीके से और बोझ, लिमिटेड जॉब्स में और बोझ बढ़ेगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। उसके बाद अब देखा जाए तो सर अगर ये मैं वैसे मोटे मोटे तौर पे सरकार को ही इसको बताना चाहूंगा कि एनएचएआई की सड़कों को लेके हरियाणा की जो सड़कें हैं उनका भट्ठा बैठ चुका है, जिसे कहते हैं, पूरी टूट चुके हैं। अगर अब इन्होंने तो सारा का सारा सेंटर पे छोड़ दिया है कि भाई सेंटर सड़कें बनाएगा, लेकिन अगर आप शहरों की बात करें, कहीं भी चले जाइए आप, मैं कस्बों की, रदौर की और यमुनानगर की और बात नहीं, सारे हरियाणा का सिर्फ एक ही आलम है। हरियाणा के अंदर आज पंचकुला के अंदर भी अगर आप देखें तो बुरा हाल है, जो कि ये राजधानी कही जाती है, चंडीगढ़ से लगता हुआ है, सारा सरकार यहाँ बैठी है। खड्डों से अगर आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखें और अंदर की सड़कें देखें तो बुरा हाल है। तो अगर पंचकुला का हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जहाँ सरकार बैठी है, अगर यहाँ का एक बुरा हाल है और मुश्किल से पैचवर्क अभी हाल ही में पूरा नहीं हुआ है वो अभी भी,
यूपी हरियाणा का क्या हाल है, और बेरोजगारी को लेके आज युवाओं का क्या हाल है, एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। ग्रामीण आंचल में तो सरकार मुझे लगता है बजट, मुझे लगता है एजुकेशन पे खर्च भी कर रही है, बढ़ाएगी, मुझे लगता है घटाएगी। और हेल्थ सेक्टर में ले ले अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोरोना काल में जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट, हाँ एकदम हमारे सर पे आई तो हमें अब तब हम जागे नींद से। और विदेशों से भी बहुत सा हमारे पास जो है इक्विपमेंट आया है, मेडिकल इक्विपमेंट आया है बहुत से देशों से, एक नहीं, हर मुझे लगता है यूरोप के और साउथ ईस्ट के, यूएस से, तो बहुत सारा हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट आया हुआ है। उसको कहाँ पे सरकार ने कैसे कैसे उसको भी उसी को स्थापित किया है क्या, नहीं, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। सिर्फ आपको वो है उसको अब उसको स्किल्ड डॉक्टर्स और स्किल्ड उनको ऑपरेटर्स, सारे का सारा स्किल्ड स्टाफ हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्योंकि कोरोना की हम बीमारी से देख चुके हैं, हमारी हेल्थ सिस्टम सारा चरमरा गया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो एजुकेशन है, कृषि है, तो हम देखेंगे सरकार, पहले तो हम देखेंगे सरकार का बजट क्या आया है, उसके ऊपर अध्ययन करने के बाद ही वो पता चलेगा कि सरकार ने किस क्षेत्र के ऊपर किसको प्राथमिकता दी है। और मध्यम वर्ग का मैं जरूर खास तौर पे कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई राहत अपनी तरफ से, क्योंकि मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है। सरकार को एक मध्यम वर्ग की तरफ, कृषि की तरफ बिल्कुल ध्यान देने की आज की डेट में आवश्यकता है। संजय राय जी, आपका भी आकलन चाहूंगा। देखिए, विपक्ष की अपनी रणनीति है और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सभी को ध्यान में रखते हुए बजट आएगा। हालांकि ये बात सही है कि बजट आने के बाद ही कोई सही टिप्पणी उस पर हो सकती है, लेकिन अभी मौजूदा जो समय परिस्थिति है उसको देखते हुए आपका अनुमान या आपका आकलन क्या कहता है, और विपक्ष जिस रणनीति पर चलने की बात कर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? एक रिएक्शन आपका चाहता हूं मैं इसके ऊपर। नमस्कार सभी का, सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बधाई एडवांस में। और चूंकि कल है, मैं अब बजट सत्र पे चर्चा करने के लिए आज देखिए सरकार ने जो बैठक बुलाई थी उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोगों ने अपनी बात की और बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से सब लोगों ने अपनी अपनी बात सरकार से की। क्योंकि बजट सत्र से पहले एक बैठक की जाती है, उसमें अच्छा माहौल रहा और सब लोग अपनी अपनी रणनीतियों को कर रहे हैं, इनेलो भी और कांग्रेस भी, और सब लोग अपने अपने कमर कस के तैयार हैं कि बजट सत्र के लिए सदन में जाकर के क्या क्या चर्चाएं की जाएंगी। इस बार मुझे, मेरे अनुमान से तो ये लगता है कि चूंकि नगर निकाय चुनाव भी कई शहरों में है और कई ग्राम सभाओं के लिए कई जिलों में इस तरह के काम हैं, तो उसको लेकर के कुछ सरकार की एक नीति होनी चाहिए कि, और उसमें एक बजट उन नगर निकाय चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कुछ न कुछ तो एक अच्छा बजट पेश से या बजट में देने का प्रावधान करने का काम करेंगे। दूसरा चीज, एक चीज हमें यह भी लगता है जो कि जनता की अपेक्षाएं भी हैं कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी को लेकर के जो मैटर है उसको लेकर के भी सरकार को एक मुद्दा अपने तरफ से कुछ एक नीति अपनी दे। और चूंकि केंद्र सरकार का बजट भी पिछले इसी माह में गया है और सब लोगों ने देखा भी, किया भी कि उसमें आप लगाइए कि उसमें कुछ खास विशेष था नहीं, तो हरियाणा के बजट में हरियाणा के नागरिक अपनी सरकार से ये अपेक्षा करें कुछ बेहतर हो सके। क्योंकि 2 साल कोरोना काल में खत्म हो गया और अभी एक हमारे सिर पे बहुत बड़ा एक संकट ये आने का है कि वो यूक्रेन वाला जो प्रकरण आया है, इसके लिए भी हमें कमर कस करके तैयार होनी पड़ेगी। हो सकता है कि महंगाई इस पे चरम पर हो और क्या क्या परेशानियां हमारे देश को भी झेलनी पड़ती है। और इसमें देखिए कि हमारी प्रदेश से भी बहुत सी जो एक्सपोर्ट के इंडस्ट्रीज थी वो हमारे प्रदेश से भी बहुत से लोग एक्सपोर्ट करते थे रूस को, यूक्रेन को और इधर कंट्रीज को, तो सब पर असर पड़ेगा। उस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, उन सब चीजों के लिए करने के लिए भी सरकार कुछ न कुछ लेकर के आएगी। और सरकार ने पूरा मंथन किया है, हर कार्यकर्ता से बीच में लेकर के और फीडबैक भी मांगे हैं और उसको लेकर के इस तरीके से सदन में ये पेश करते हैं मनोहर लाल जी। इस बार ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोग 2 साल जो पिछला गया है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सके। हरियाणा में फिर केवल लॉकडाउन और सब चीजों में हम लोगों ने एक आपदा में बिताया है। उस चीज को इस बार कैसे भरपाई करेंगे उस पर भी एक हमें अपेक्षा है कि सरकार एक बेहतर बजट देगी। क्योंकि कांग्रेस की भी बातें हैं कृषि को लेकर के, पुनेठा जी ने भी जो बात कही है वो भी ठीक है। कृषि को लेकर भी सबकी अपेक्षाएं हैं, शिक्षा को लेकर के हैं, स्वास्थ्य पे हम लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, उस पर करना है। जितने छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको उन्नत करना है, उनको
प्रोग्रेसिव बनाना है और जिसमें की और अच्छी सुविधाएं हम नागरिकों को दे सकें। तो बहुत सारे काम है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जनता तो सरकार की ओर आस लगाए रहती है कि हमें ये भी चीज मिले, सब चीज मिले, और इस पर मिलना भी दिया। बहुत से मीडिया के लिए, अब हम तो कहेंगे मीडिया के लिए भी बहुत सी योजनाएं शायद इसमें इस बजट में हो, मीडिया कर्मियों के लिए भी हो, क्योंकि वे भी आपदा काल में भी हमेशा साथ में रहे और उनके लिए कुछ नहीं हुआ, उसमें भी सरकार कुछ करेगी उनके पेंशन को बढ़ाने के लिए और सब चीजों के लिए भी। सबकी अपेक्षाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन पे भी है और चीजों पर भी है। सरकार किस किस तरीके से कहाँ कहाँ सबको लेकर के जाती है, ये सबकी निगाह मनोहर लाल जी पर लगी है कि मनोहर लाल जी एक बहुत ही बेहतरीन बजट पेश करेंगे और देंगे सरकार को, क्योंकि अभी बजट तो तैयार हो चुका होगा, ये क्लियर मान के चलें कि अब वो प्रिंटिंग में होगा। अब उस पर कुछ करने की जरूरत है नहीं, हाँ 2-4 चीजें जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि सरकार पूरा का पूरा होमवर्क करने के बाद ही सदन को बुलाती है, उस पर काम करती है। इसमें हमें पूरा बहस करने का भी समय मिला, 7 तारीख से 8 तारीख किया गया, वो भी कुछ सोच मंथन करने के बाद उसको चेंज किया गया, और उसमें फिर गैप भी है, गैप होने के बाद फिर सदन शुरू होगा, तो सबको सुनने, पढ़ने, मनन करने का भी मौका मिलेगा और एक अच्छा बजट आने की हम अपेक्षा करते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, देखिए यही उम्मीदें हैं लोगों को। एक तो कोरोना काल में लोग प्रभावित हैं, पिछला 2 साल तो बहुत ही ज्यादा लोगों ने परेशानियों को झेला है, इसलिए उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, और इसको लेकर के ही अब आप लोग जो बजट ला रहे हैं उस पर ही आगे जो विपक्ष का स्टैंड है वो बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा, और सभी वर्गों को बहुत उम्मीदें हैं। सत्यव्रत जी, देखिए मैं एक बात कहूंगा कि कोरोना काल में जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी लोगों के जिंदा रहने की और जिंदा व्यक्तियों को और अच्छे स्वस्थ रहने की, और टीकाकरण के सामने चुनौती था, उस चुनौती को पार पाने के लिए मेरे प्रवक्ताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ नहीं हुआ, इस कुछ न होने के बीच बहुत बड़ी बातें हो, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जब जिंदा है तो ही सब कुछ सही है, और जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ी जरूरत वैक्सीन की थी, और वैक्सीन को आज हरियाणा अग्रणी राज्यों में है कि जहां वैक्सीन जो है बहुत अच्छे स्तर से और बहुत व्यापक स्तर पर जिसका लोगों को लाभ मिला है। तो ये तो कोरोना काल में जो नहीं हो पाया वो तो एक विषय हो सकता है, लेकिन जो हो गया वो भी बहुत बड़ी चीज है, उसको भी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। और जेठा जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, ये है बारिश इस बार कुछ ज्यादा हुई है, और बारिश के समय में जो मरम्मत का काम होता था वो आप समझते हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक भी बारिशें इस बार हुई है, तो बेशक सड़कों की हाल कुछ कमजोर रही होगी, मैं बहुत ज्यादा इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन हाँ किसान के खेत में जो बारिश हुई है उससे विशेषकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी और ये जो झज्जर का इलाका है जहाँ पानी की बहुत आयात कम थी और फसल पानी पर रहती थी, लेकिन इस बार बारिश ने बहुत अच्छा किया। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो पारदर्शिता के लिए और अच्छा कैसे हो सकता है, कितने लोगों की भागीदारी से ये चीज अच्छी की जा सकती है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और जो बजट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो नई नई योजनाएं इसमें आई हैं, इसके लिए आपको ये समझना चाहिए और ये मानना भी चाहिए कि बजट कितना बेहतर हो सकता है और कितने लोगों का सहयोग से हो सकता है, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। चाहे बजट के बीच दिनों का अंतर की बात हो, चाहे फिर एडवाइजर कमेटियों को उनके ऊपर होमवर्क करने के लिए देने की बात हो, चाहे बजट से पूर्व चर्चा का विषय, और फिर एक क्योंकि ये विषय, ये जो सत्र है ये 2 प्रकार का होता है, एक बजट के लिए तो जाना ही जाता है, दूसरा पॉलिटिकल लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये लंबा सत्र एक चलेगा, तो जो राजनीतिक उठापटक की और जो चर्चाओं की बात करेंगे उन सब विधायकों को और मंत्रियों को, विपक्ष को पूरा अवसर मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। तो इसलिए भी सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा, बाकी सबसे भी आग्रह करूंगा कि लंबा समय देकर और तरह तरह की योजनाएं और व्यवस्थाएं करके, कमेटियां बनाकर सुझाव लेने की जो नई पद्धति शुरू की है मुख्यमंत्री जी ने, उसके प्रति सबको सकारात्मक रखना चाहिए। और मैं आज की बैठक में भी पेन लेकर बैठा हूं, मेरे साथियों के जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को भी हम सरकार तक भेजेंगे,
हमारे मंत्री और बाकी सबके सामने भेजेंगे। जो लेकिन सत्यव्रत जी देखिए, यही बात तो भी वरिष्ठ पत्रकार ने कही ना, देखिए वो तो आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कर ही दी होगी ना, अब तो वो प्रिंट के लिए भी चला गया होगा, उसमें अब सुधार की क्या गुंजाइश है? मतलब आप लोगों ने जो फीडबैक लिया उसके आधार पर आप लोगों ने बजट तो तैयार ही कर लिया, क्योंकि 8 तारीख को पेश करना है। देखिए, यदि ये सब चीजें तो जो चीजें होनी है वो तो उससे पहले ही हो, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बजट पर भाषण हो, फिर उस पर प्रिंट हो, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन बजट पर जो चर्चा होती है और जो सुझाव आते हैं, वो सुझावों के लिए गुंजाइश रहती है। और निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए आप चैनल पर बैठकर अपने साथियों से भी पूरा आश्वस्त चाहूंगा कि केवल कागजी कार्रवाई के लिए सुझाव और केवल कागजी कार्रवाई के लिए कमेटियां और केवल बहस नहीं होगी। जितना विस्तृत मुख्यमंत्री जी ने इन व्यवस्थाओं को खड़ा करने की कोशिश की है, विपक्ष से मेरा आग्रह होगा कि वो पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, ठीक है पूरी संजीव जी, क्या ये भरोसा आप कर पा रहे हैं? आपको लग रहा है, क्योंकि सरकार कर रही है, एक तो उसने सभी की विभागवार एक तरीके से बैठकें की हैं, मुख्यमंत्री ने विभागों के साथ भी उनके रिक्वायरमेंट क्या है उसको लेकर के भी चर्चा, और फिर जनता का भी फीडबैक उन्होंने लिया है कि जनता क्या चाह रही है। लग रहा है आपको कि इन सारी चीजों को एड्रेस किया गया होगा इस बजट के अंदर? और अगर आपका कोई सुझाव है तो भाई दे दीजिए। सत्यव्रत शास्त्री जी तो कह रहे हैं वो अभी भी इसको लेकर के जो है उस बात को आगे पहुंचा सकते हैं। आयुष जी, मैं आपके माध्यम से आपके जो श्रोता हैं, आपके टीवी चैनल को जो देख रहे हैं, उनको बताऊं कि जहां तक ये बात मेरे साथी प्रवक्ताओं ने, राय साहब ने, पंजेठा जी ने बताई, ये सच है। लेकिन जिस तरह से ये सुझाव लेने से पहले स्वयं अपना आंकलन करें कि पुराने 7 जो बजट इन्होंने 6-7 बजट जो दिए हैं उसके अंदर क्या क्या मोटी कमियां रही हैं, किस तरह से कर्जा बढ़ा है सरकार के, जो यहाँ के प्रदेश के लोग हैं, कर्जे की सीमा क्या होगी है, आगे किस तरह से सरकारें चलेंगी, अगर इसी तरह से कर्जा ले लेके सरकार चलती रहेंगी तो ये प्रथा कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। आम लोगों पे इसका असर बहुत ज्यादा गलत पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, कई चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई टीचर घर बैठा है और वो बेरोजगारी में काउंट हो रहा है, और इधर यहाँ टीचरों की कमी है, स्कूल बंद हो रहे हैं हजारों की तादाद में, तो कम से कम एक चीज को पूरा करने के लिए 2 समस्याएं खत्म होती हैं, बेरोजगारी भी खत्म होती है और वो टीचर को काम मिलकर बच्चों को पढ़ाया भी जा सकता है। दूसरी बात, मान लो 90% डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर खाली बैठे हैं, वो बेरोजगारी में भी काउंट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो ऐसा बजट बनाया जाए जिससे घाटा ज्यादा बढ़े ना, जो चीज का प्रोविजन रखा जाए, जो प्रावधान रखे जाए वो पूरे हों। ये तो सरकार को आंकलन बजट देने से पहले सोचना चाहिए। आधे से ज्यादा पैसा, आधे से ज्यादा स्कीमें सिर्फ कागजों में उस 2 दिन में बताने के अलावा इस 6-7 साल के बजट में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कमी आई है। कर्जा ले लो और काम चला दो, या चीजों को अनाउंस कर दो, वो हो या ना हो। तो मैं इस आपके माध्यम से या शास्त्री जी के माध्यम से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को या उनकी कैबिनेट को ये कहना चाहूंगा कि दूसरों से राय लेने की बजाय स्वयं आंकलन करके जो चीज का प्रोविजन करते हो वो पूरी करवाओ। पूरी नहीं होती तो दिक्कत होती है लोगों को। जहां तक ये सवाल है कि हमारे किसान भाइयों को तकलीफ हुई, मैं ये कहता हूं कि बजट के अंदर इतने प्रोविजन रखे जाते हैं, जो वादा मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी करते हैं, कम से कम उस वादे की गरिमा को देखते हुए वो वादा कम से कम पूरा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आज किसानों को ये कहा कि मुआवजा भी देंगे, उनके मुकदमे भी वापस लेंगे, या एमएसपी को ऐसे एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। जो भी वादा जिस भी समुदाय को, जिस भी उसको वर्ग को करा गया है,
तो वादा खिलाफी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के वो हमारे प्रदेश के आदरणीय इसलिए हैं कि वो सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं प्रदेश की, तो उनको स्वयं आंकलन करके इन चीजों को दूर करना चाहिए। हमसे क्या पूछते हैं? वो आईवास है, सिर्फ आईवास है, उनके पास सारी मशीनरी। अब देखिए संजीव जी, अगर नहीं पूछेंगे तब भी आपत्ति की, देखिए विपक्ष से कोई सुझाव नहीं लिया या विपक्ष का सुझाव नहीं सुना, उन्होंने तो अच्छा है, चलिए आपसे सुझाव मांग रहे थे, ठीक है, लेकिन आकलन इनको करना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि 7 बजट इन्होंने पेश किए हैं उसमें से ही आकलन करें, ये बात आपकी सही है। पंजेटा जी, मैं एक लाइन और जी, वो लाइन ये है, जब वो स्वयं आंकलन करेंगे तो हमारे लिए चीजों को खोजना या उनकी कोई कमी निकालना बहुत कम हो जाएगा, हमारा भी काम कम हो जाएगा और इनका सुनना चलिए अच्छा है ना संजीव जी भाई, विपक्ष का काम रहना चाहिए ना, विपक्ष की भूमिका भी तो इसीलिए है ना। पंजेटा जी, मैं तर्क वितर्क के लहजे से ये मान तो लिया कि जनता इनको सत्ता में देगी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है संजीव जी, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, आप लोग भी कुछ सुझाव दे दीजिए। पंजेटा जी। जी, मेरे को बिल्कुल एक सुझाव देना है, और ये सुझाव देखिए, आपका एक चैनल के डिबेट से ही सरकार सुन रही हो तो उसी से एक इनको वो एक लेनी चाहिए, एक क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अब जो विधायक हैं आयुष जी, वो विधानसभा में बोलने का समय इन्होंने सिर्फ 2.5 मिनट रख दिया है, और जो आपने लिखित में भेजा है आप वही पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई किसी बात को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, किसी बात को एलैबोरेट करना पड़ता है, चाहे अब ये रजिस्ट्रियों को ले लीजिए, आज रजिस्ट्रियों को लेके अगर हम देखें तो एक एनओसी की वजह से ये 7A जो लेके आए हैं, नाक में दम कर रखा है आज आम जनता का। इन्होंने, हरियाणा सरकार ने अपनी नीति तो देखती नहीं है, ये दूसरा भ्रष्टाचार का एक और वो इन्होंने खोल दिया रास्ता। उल्टा ये नहीं है, उल्टा सरकार के दफ्तर सरकार के जो विधायक है वो उठा के अपना रसूख दिखाने के लिए फोन करते हैं तहसीलदारों को भी, बिना एनओसी के, भाई इसकी तुम रजिस्ट्री कर दो, और वो अफसर भी क्या करे फिर। ठीक है जी, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। अगर आप सरकार का, अभी कर्ज की बात हो रही थी, 2.5 लाख करोड़ का तो पिछले साल कर्ज था। अब सरकार अपने खर्चे कम करती नहीं है, देखती नहीं है। आप एक बात बताइए, आपके पास एक लैपटॉप है आयुष जी, क्या आप उस लैपटॉप को हर साल बदलेंगे? हर साल एक IAS IPS को आप 1 लाख रुपए दे देते हो। अगर लैपटॉप लेना है एप्पल का, वो भी आप लैपटॉप लीजिए। 50 कांस्टेबल एक सीनियर आप IPS ऑफिसर को देते हो, क्या 50? फिर कहते हो फोर्स कम है। आप ये देखिए, फजूल खर्ची के कहीं ना कहीं तो सरकार को भी लगाम लगानी पड़ेगी ना। सरकार अपनी फजूल खर्ची नहीं देखती है, कितनी गाड़ियां किस ऑफिसर्स के पास है, कहाँ आप अंधा खर्चा कर रहे हो। आप अपना खर्चा कंट्रोल कीजिए, और अपना जो आप कर्जे ले लेके, आपको ये कई बारी नौबत आई है कि कर्जा ले लेके आपको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, नया कर्जा ले लेके सिर्फ आपको ब्याज पुराने कर्ज का चुकाना पड़ता है। आज हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप पूछते हो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इलाहाबाद के हमने कॉलिंग अटेंशन लगा रखे हैं। अब करें ना मुख्यमंत्री जी, चुनाव के टाइम में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इलाहाबाद के हमने कॉलिंग अटेंशन लगा रखे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। किसानों को लेकर मुआवजे की राशि बढ़नी चाहिए कोरोना काल में, क्योंकि कमर के सिर्फ मध्य वर्ग की नहीं टूटी है, किसान की भी टूटी है। आज आप देखें तो बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। आप नीतियां कहां, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कह रहे हो बरसात में सड़कें टूट गई, क्या ये जवाब है टीवी पे बैठ के देने वाला? सड़कें, मैं आपको बताता हूं, मलेशिया में कितनी बारिश होती है आप सोच भी नहीं सकते, सिंगापुर में कितनी बारिश होती है आप सोच भी नहीं सकते। मैं खुद गया हूं वहां पे, आप कभी सड़कें देखना वहां पे जाके, आप कभी सड़कें देखना वहां जाके, आप एक विजिट करिए और देखना कि सिंगापुर की सड़कें कैसी हैं, मलेशिया की सड़कें कैसी हैं। बारिश की कोई कमी नहीं है, मानसून तो यहाँ पे, वहाँ का विपक्ष कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं, ये भी ध्यान से क्या है, क्या करते हो आप? स्टडी करके आए क्या? नहीं, क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हो? क्या आपकी स्टाइल है बात? सिंगापुर जाएंगे, बुलाना जाएंगे, सिंगापुर के लोगों को जानते हो, आपकी भाषा बोलते हैं क्या वो लोग? सरकार के सामने जो सपोर्ट करते हैं लोगों का, जो सरकार को सहयोग होता है, वो आप जैसी देखिए, लड़ने का वक्त नहीं है, बात करने का है। ये कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं? अगर मलेशिया जाए तो वहाँ जाए, आपके लिए मलेशिया ठीक है, सत्यव्रत जी, लेकिन ठीक है, चलिए मलेशिया भी मत जाइए, आप सिंगापुर भी मत जाइए, लेकिन हाँ, बारिश, अगर एक बारिश भी नहीं झेल पा रही है सड़क, तो उसकी गुणवत्ता को लेकर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे।
अगर आप कह नहीं, रहे हो कि आपकी आप कहाँ दिखाएंगे? बिल्कुल गलत है, नहीं, या आप गलत मैं हो सकते आप कह रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आपको किसी चीज की जानकारी नहीं, आपको किसी चीज की जानकारी नहीं। आप कहीं का भी एक फोटोग्राफ चाहिए तो आप मैं दिखाइए कि सड़कों का जो इस सरकार ने किया आज तक नहीं कर पाए। ऐसी बातें कर रहे हो कि नेशनल हाईवे का कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लोकल नेशनल। आप देखिए, अरे क्या देखेंगे, आपको पता ही नहीं। आप मलेशिया में घूम रहे हो, आप हिंदुस्तान की गलियां, हरियाणा की गलियां गए नहीं हो, सड़कों पर नहीं हो, आप मलेशिया घूम रहे हो। ठीक है शास्त्री जी, लेकिन भाई देखिए जिम्मेदारी तो है ना। अगर सड़क खराब हो रही है, आपने भी कहा ना कि आप पूरी तरह से सहमत नहीं, लेकिन आंशिक रूप से तो आप सहमत थे ना उनकी बात से कि कहीं कहीं की सड़कें खराब हुई बारिश की वजह से, तो वो क्यों हो रही है? आप तो कह रहे हैं कि आप गुणवत्ता वाली काम करते हैं, आप तो ऐसी सड़क बना रहे हैं कि जो टूटेंगी नहीं। लेकिन अगर वो एक बारिश को भी नहीं झेल पा रही, टूट जा रही है, तो उसको लेकर के सवाल तो होगा। और जहां जहां भी प्रॉब्लम्स है, आप देखिए आपने कहा था कि विपक्ष बताए, जब वो बता रहा है तो एग्जाम्पल अच्छी जगहों का ही दिया जाता है। सत्यव्रत जी, आप उसको अन्यथा ना ले, एग्जाम्पल अच्छी जगहों का देते हैं लोग, उसमें क्या बात है? आप ऐसा बना दीजिए कि वो टूटे ही ना, बारिश हो वो सड़कें टूटे ही ना। चलिए ठीक है, चलिए इससे बाहर आ जाते हैं। कांग्रेस के समय में तो रोडवेज की बसों ने चलना बंद कर दिया था। आप रोडों की बात कर रहे हो, हरियाणा रोडवेज के लोगों ने। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, अच्छा काम अगर आपने इन लोगों से बेहतर नहीं किया होता तो आप सत्ता में इस समय बैठे थोड़ी ना होते। आप डिलीवर करेंगे तभी जनता आपको चुनेगी, नहीं करेंगे तो आप विपक्ष में बैठ जाएंगे जाकर के। लेकिन उसमें गुणवत्ता लाइए। अगर वो खराब हो रही है, बारिश को नहीं झेल पा रही है, तो इस पर भी सवाल है कि वो गुणवत्ता क्यों नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलिए आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाते हैं। संजय जी, कौन से कितने रोड आप मलेशिया में घूम रहे हो और बात हरियाणा की बजट के लिए बैठे हो। अरे ठीक है, अच्छी जगह का एग्जांपल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई ठीक है, मलेशिया से सिंगापुर से बाहर आ जाए। संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय मैं इनको कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। मैं देने लायक ही नहीं है, जवाब लेने देखिए लायक ही नहीं समय है। खराब ठीक हो है रहा शास्त्री जी, ठीक है, हो गया भाई, हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। आप लोग तो आपस में ये लड़ते हैं। एग्जाम्पल दे रहे थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया, ठीक है, अब उसको उसी तरह से रखें। संजय जी, संजय जी, नहीं, आप देखें ना, आप आइए हरियाणा में, आप दक्षिण हरियाणा के डॉक्टर चौधरी से चलिए आप अरे शास्त्री जी सुनिए भाई, सुनिए आप, सुनिए। हाँ संजय जी, सत्यव्रत जी और पनीठा जी, आपसे निवेदन है और जाइए आप कि देखिए थोड़े से आज सुझाव लेने का 200 वक्त की है। स्पीड के ऊपर गाड़ियां चलती हैं। आप रोड की बात कर रहे हैं, आपको मलेशिया घूम रहे, विदेशों में घूम रहे हो, ऐसो आराम कर रहे हो, पैसे से मस्ती मार रहे हो, कहां से पैसा लेते हो, सत्यव्रत जी, अरे शास्त्री जी भाई सुन लीजिए। देखिए अभी आप यहाँ नहीं सुन रहे हैं, अभी तो आप सुझाव मांग रहे थे। जब लोग बता रहे हैं तो आप सुन भी नहीं रहे उनकी बात को। कि किसी भी व्यक्ति का सुझाव होगा, उनका सुझाव। अरे तो अब आप सुझाव अच्छा है कि खराब है इसको भी निर्धारित करेंगे तो आदमी सुझाव कैसे देगा? भाई सुनिए ना भाई, सत्यव्रत जी, शास्त्री जी, देखिए समय बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हैं। हो गया, ठीक है, हो गया, अब ठीक है, एक सेकंड भाई, अब संजय जी की बात को सुन ले। शास्त्री जी थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखें, धैर्य रखें। संजय जी, संजय जी, संजय जी, आवाज को म्यूट करें, संजय जी, जाकर बात हो पाएगी। संजय जी, नहीं क्यों म्यूट कर देंगे? मैं म्यूट कर दूंगा ना, मैं चला जाऊंगा, म्यूट कर देंगे। चले जाना ऑप्शन नहीं है, चले जाना ऑप्शन नहीं है सर। नहीं फिर आपके लोकल चले बैठे जाना, क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको आपके लिए लोकल बैठे हैं क्या? नहीं, आप जो चाहेंगे वो बोलेंगे, सुनने के लिए नहीं बैठे जो हैं। आप जो चाहेंगे वो बोलेंगे, हम सुनते रहेंगे, हम जवाब नहीं देंगे। अरे सत्यव्रत शास्त्री जी भाई सुन लीजिए ना। अगर किसी से कोई एग्जाम्पल या कुछ अगर आप उसको पूछ रहे हैं तो उसमें वो एक एग्जाम्पल देते हुए आपको बताया कि भाई वहां भी बारिश होती है, नहीं टूटती सड़कें। आप हरियाणा को क्यों नहीं बना सकते हैं सिंगापुर की सड़कों की तरह से? क्यों नहीं बना सकते हैं यहाँ पे सड़कें? यहाँ पे सत्यव्रत जी यही बना दी है क्या आपने? सिंगापुर जैसी सड़कें हैं क्या हरियाणा के अंदर? विधानसभा में आप यही करेंगे क्या बोलेंगे? अगर आप उसी एग्जाम्पल पे स्टक हो जाएंगे और सिर्फ समय की बर्बादी करना चाहेंगे तो बहुत सारे काउंटर सवाल है उसको लेकर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उससे आगे बढ़िए। हो गया, आपने उनकी बात पर आपत्ति जता दी, उन्होंने आपको जवाब दे दिया, खत्म। अब उससे आगे बढ़िए। संजय जी, जी सत्यव्रत जी ने तो मुझे भी लपेट दिया इन लोगों के बीच में, विपक्षियों के बीच में। नहीं आप कैसे कह दिया? म्यूट कर दो, म्यूट कर दिया, सुनिए मेरा वक्त खराब कर रहे हैं। अरे सत्यव्रत शास्त्री जी भाई, पत्रकार की बात भी नहीं सुन रहे हैं आप, समय केवल बर्बाद कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं। इसका सिर्फ सीधा आशा ये कि आप समय खराब कर रहे हैं। अरे कम से कम वरिष्ठ पत्रकार की बात तो सुनिए, सुनिए संजय जी। आप इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं तो कम से कम नहीं सुनेंगे, थोड़ा शांति का दान देंगे, वहां भी चर्चाएं नहीं करेंगे, किसी भी चीज पे करेंगे। आप लोग थोड़ा सुनिए, हम आप लोगों को सुनते हैं, आप भी हमें थोड़ा सुनिए।
आप सदन में आ रहे हैं, कल बजट लेके आएंगे, अभी आप भिड़ गए यहीं पर, फिर उसके बाद सदन में ही भिड़ेंगे, फिर वहां भी बहिर्गमन हो जाएगा, कैसे काम चलेगा? सरकार चलने, जनता को अपेक्षा है सरकार से, आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे चैनल पे बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बात रखी है, हाँ है, उसकी जमीनी स्तर पे आपने भी एक्सेप्ट किया कि बरसात हुई है, ये सब चीजें हैं, हम आपकी बात को कहाँ डिनाई कर रहे हैं, ना हमने आपकी बात को काटा है। अब नहीं सुन रहे हैं, आपस में यहाँ भी बहस हो गई और वहां भी जूतों में जारी हो जाएगी विधानसभा में भी, तो काम कैसे चलेगा? जनता को चाहिए, अपेक्षाएं हैं सरकार से। हमने आपसे पॉजिटिव बातें करी कि आपने शिक्षा पर क्या लेके आ रहे हो, कि इस तरह से करेंगे, आप स्वास्थ्य पे क्या नया करके आएंगे, आप जीएसटी पेट्रोल डीजल पे हटा करके कि क्या उस पे रेट्स को कम करने की बात करेंगे। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा तेल का दाम है। अब मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, फिर आप कहिएगा भी, आपकी हम सुन रहे थे, और इसके बाद मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता किसी को भी। दूसरी चीज है कि आप पेट्रोल और डीजल के दाम को कितना कम करेंगे? आज पंजाब भी आपसे कम है, आपका चंडीगढ़ भी कम है, दिल्ली भी आपसे कम है, हरियाणा में सबसे ज्यादा जीएसटी और पेट्रोल और डीजल के दाम है, किसानों पर भी मार पड़ रही है, तो उस पर भी कम करने का काम करें। दूसरी चीज है, नगर निकाय में बहुत सारे चीजें हैं, कभी फ्लावर्स लगा रहे हैं, फिर उखाड़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कहीं घासें लग रही हैं, तो जो फिजूल खर्चियां हैं उसकी जांच के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप वो करेंगे? हर शहर की, हर गांव की, हर नगर जो परिषदें हैं उनमें दिक्कतें हैं, उनके ऊपर आप सुनेंगे तो ना हम आप कुछ विकास कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब मेरे पास समय नहीं, माफ कीजिएगा, शुक्रिया मुझे बीच में बोलना पड़ा। हिस्सा आप लोगों के द्वारा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि सरकार जो बजट ला रही है उसमें क्या व्यवस्थाएं करती है, और आज यहाँ पर भी जो तमाम अहम बातें कही गई हैं उसको भी किस तरह से इस बजट के अंदर समाहित किया जाता है, और क्या वाकई में इस बार का ये जो बजट है वो जनता की जो आकांक्षाएं हैं उस पर क्या वो खरा उतरेगा, इसके लिए बजट का इंतजार ही करना पड़ेगा। आज बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।